ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स देशों की समिट ने जहां दुनिया का ध्यान खींचा और अमेरिका ने ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो वहीं इन सब के बीच एक और नई कहानी देखने को मिली। वह थी अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन देशों में से एक क्यूबा की, जिसके राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट के इतर एक अलग बैठक की और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल बर्मुडेज ने फार्मास्यूटिक, जैव प्रौद्योगिकी, पारंपरिक चिकित्सा और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। आपको लग रहा होगा आज हम इस बात पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया बदल रही है और जिस तरीके से भारत के ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को चीन और तुर्की ने मदद की थी, कुछ इसी तरह की अमेरिका ने पाकिस्तान को आईएमएफ के लोन दिला करके मदद की थी और बाद में पाकिस्तान की सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में बुला करके डिनर पार्टी दी थी। उस समय पीएम मोदी ने बिहार की एक जनसभा में कहा था कि पहलगाम हमले के हर गुनहगार को उसके सपोर्ट करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। बस उसी पर भारत काम कर रहा है। G20 की बैठक से पहले भारत ने ग्रीस का दौरा किया और ग्रीस को कई चीज़ों मुहैया कराने की बात कही, जिसमें चर्चाएं इन दिनों काफ़ी तेज़ी से है। जो चर्चाएं ग्रीस और तुर्की की मीडिया हाउस में चल रही हैं, भारत का यह कदम दिखाता है कि वह अपने दुश्मन को अब किसी भी तरह से छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी के साथ पीएम ने अब क्यूबा, जो अमेरिका की नाक में दम किए हुए, उसके राष्ट्रपति के मिलकर अमेरिका को एक बड़ा संदेश दिया है और बताया है कि आप हमारे दुश्मन की मदद करेंगे तो भारत भी कुछ ऐसा ही करेगा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्यूबा, जो करीब 1 करोड़ 10 लाख की जनसंख्या वाला देश, अमेरिका के लिए क्या परेशानी खड़ी कर सकता है। तो इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, जब सोवियत संघ का ज़माना था, और बात करेंगे क्यूबा के हीरो की, जिसे अमेरिका ने 60 साल में 600 बार मारने की कोशिश की। दरअसल अमेरिका जैसा देश किसी को मारने की कोशिश करे और वह भी 1-2 बार नहीं, 600 से ज़्यादा बार, और वह बच जाए तो इसे चमत्कार ही कहेंगे। यह चमत्कार हुआ फिदेल कास्त्रो के साथ। अमेरिका की सैकड़ों कोशिशों के बावजूद कास्त्रो का निधन स्वाभाविक रूप से हुआ। फिदेल ने 1 जनवरी 1959 को अपने गोरिल्ला सैनिकों के साथ तानाशाह बतिस्ता को बेदखल कर दिया क्यूबा की सत्ता से, और इसके बाद उन्होंने अपनी सत्ता संभाली। अब सवाल उठता है कि फिदेल कौन थे, कैसे वो अपने देश की सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचे, अमेरिका उन्हें क्यों मारना चाहता था। असल में फिदेल उस व्यक्ति का नाम है जो तानाशाह के खिलाफ खड़ा हुआ और क्यूबा की सत्ता तक पहुंचा। वह 60 साल राज किया और अमेरिका की आंखों को हमेशा चुभता रहा। अमेरिका की सैकड़ों कोशिशों के बावजूद फिदेल का निधन स्वाभाविक रूप से हुआ। फिदेल 1 जनवरी 1969 को अपनी सत्ता हासिल की। आइए जानते हैं फिदेल की इस रोचक कहानी के बारे में। ये उस स्पेन के सैनिक की कहानी है जो क्यूबा से कभी नहीं लौटा। फिदेल कास्त्रो की कहानी शुरू होती है 1890 के दशक से। तब स्पेन और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था। उसी दौरान स्पेन का एक सैनिक क्यूबा आया तो फिर कभी नहीं लौटा। उस सैनिक का नाम था एंजल कास्त्रो वाई आर्गिज। एंजल कास्त्रो ने दक्षिण पूर्वी क्यूबा में गन्ने की खेती शुरू की और देखते ही देखते काफ़ी समृद्ध हो गया। उन्होंने दूसरी शादी लीना रूज गैजेज से की थी, जिनके 7 बच्चे हुए। उनमें से एक का नाम फिदेल और दूसरे का राउल था। फिदेल का रोमन नाम का एक भाई और 4 बहनें थी। फिदेल की एक सौतेली बहन और एक भाई पहले ही थे। कानून पढ़ते पढ़ते छात्र राजनीति में उन्होंने अपना कदम रखा। फिदेल का जन्म 13 अगस्त 1926 को हुआ। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद फिदेल कास्त्रो कानून की पढ़ाई करने राजधानी हवाना पहुंचे थे। हवाना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में हिस्सा लेने लगे। उस वक्त क्यूबा में तानाशाही चल रही थी। फिदेल ने इसका विरोध किया और फिर छात्र राजनीति में उतर गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी छात्र राजनीति में हिस्सा लेते रहे। वह चुनाव लड़ने का मन बना ही रहे थे कि फुलगोनेसियो बतिस्ता ने क्यूबा की पुरानी सरकार गिरा दी और खुद की तानाशाही शुरू कर दी। इससे भी क्यूबा के लोगों में आहत पहुंची और यह बाद में एक नासूर बना। यह बात क्यूबा की क्रांति से पहले की है। तब के राष्ट्रपति फिल्गोनिक बातिस्ता अमेरिका का पुरजोर समर्थन करते थे। उन पर आरोप लगा कि अपने देश क्यूबा की जनता की अनदेखी कर अमेरिका के हित को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दौरान क्यूबा में अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसी के चलते 1952 में क्यूबा की क्रांति हुई, जिसकी पहली फिदेल कास्त्रो राष्ट्रपति बतिस्ता की तानाशाही के खिलाफ चुनाव लड़े और हार गए। दरअसल तब सभी लोगों को वोट डालने से पहले वोटिंग बंद करा दी गई थी।
तानाशाह राष्ट्रपति बतिस्ता के चलते क्यूबा में हालात और बिगड़ गए। वहां के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। फिदेल कास्ता इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार फिदेल ने 26 जुलाई 1953 को तानाशाह राष्ट्रपति के खिलाफ क्रांति का झंडा बुलंद कर दिया। सिर्फ अपने भाई राउल और 100 लोगों के साथ उन्होंने सेंटियागो डी क्यूबा में स्थित एक सैनिक बैरक पर आक्रमण कर दिया, जिसमें फिदेल नामक रहे और फिदेल उनके साथियों के साथ पकड़े गए। उनको 15 साल जेल की सज़ा काटनी पड़ी। उन्हें ज़्यादा समय तक जेल में नहीं रहना पड़ा। 2 साल बाद 1955 में एक समझौता हुआ, जिसके बाद फिदेल जेल से रिहा कर दिए गए। क्यूबा की जेल से निकलने के बाद फिदेल अपने भाई राउल के साथ मैक्सिको चले गए। वहाँ उन्होंने सबसे विश्वासपात साथी से मिले, जिसे दुनिया चे गुवेरा के नाम से जानती है। चे गुवेरा के साथ मिलकर फिदेल ने बतिस्ता की तानाशाही भरे शासन के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। इसमें क्यूबा की जनता फिदेल के साथ खड़ी होने लगी। कहा जाता है कि इस दौरान फिदेल को अमेरिका का समर्थन भी मिल रहा था। अपने इसी गुरिल्ला युद्ध की बदौलत आखिरकार 1 जनवरी 1959 को फिदेल ने बतिस्ता की तख्ता पलट कर दिया। उसे खदेड़कर क्यूबा की सत्ता खुद संभाल ली। अमेरिका की उम्मीद थी कि फिदेल सत्ता में आने के बाद उसे फायदा होगा, पर इसका उलट हुआ। फिदेल सोवियत संघ के करीब होते गए और अमेरिका से दूरियां बढ़ती गईं। ये दूरियां इतनी बढ़ गईं कि 55 सालों तक अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति क्यूबा नहीं गया। दरअसल साल 1960 से फिदेल रूस से तेल मंगवाते रहे। इससे अमेरिका भड़ना गया। उसने क्यूबा से चीनी खरीदनी बंद कर दी और 1961 में कास्ट्रो ने अमेरिका से कह दिया कि क्यूबा में अपने राजदूत में कर्मचारियों की संख्या 18 करें। उस वक्त अमेरिका दूतावास में 60 कर्मचारी काम करते थे। फिदेल के इस फरमान से अमेरिका और भी बौखला गया और क्यूबा से सभी तरह के संबंध तोड़ दिए। इसके बाद फिदेल के शासन के दौरान अमेरिका में 11 राष्ट्रपति आए और गए, पर कोई भी क्यूबा नहीं गया। अमेरिका ने 838 बार फिदेल कास्ती पर हमला करवाया, पर वह हर बार बच निकले। 2006 में फिदेल ने अपने भाई को सत्ता सौंप दी। इसके बाद 2015 में राष्ट्रपति ओबामा 2015 में क्यूबा गए। दोनों के रिश्ते थोड़े सुधार हुआ, लेकिन 90 साल की उम्र में 25 नवंबर 2016 को कास्ट्रो ने दुनिया छोड़ दी। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें स्थापित करना शुरू कर दिया था, जो अमेरिका के लिए एक गंभीर खतरा था। अमेरिका ने इस खतरे को गंभीरता से लिया और क्यूबा की घेराबंदी कर दी, जिससे सोवियत संघ के जहाज़ों को वापस लौटना पड़ा मजबूर होकर के। इस तानाशाही पूर्ण स्थिति को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है और इससे दुनिया को परमाणु युद्ध के कागार पर ला दिया था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी और सोवियत संघ के निकिता खुर्श्चेव के कूटनीतिक प्रयासों के कारण यह संकट शांतिपूर्ण ढंग से हल हो गया था। सोवियत संघ ने क्यूबा से मिसाइलें हटाने पर सहमति व्यक्त की और अमेरिका ने भी तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाने पर सहमति व्यक्त की। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसे परमाणु युद्ध के खतरे के रूप में उजागर किया जाता है। इस घटना ने यह भी पता चला कि 2 महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध परमाणु युद्ध का कारण बन सकते हैं। यहीं पर सोवियत संघ के अमेरिका ने एक वादा किया, जो था क्यूबा पर कभी अटैक ना करने का, जिसके चलते क्यूबा आज भी अमेरिका के सेना के चंगुल से बचा हुआ है। वहीं अमेरिका ने क्यूबा पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। उसने अपनी कंपनियों, अपने लोगों को वहां जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। वैसे इन सब के बीच क्यूबा में कई राष्ट्रपति आए, लेकिन क्यूबा अभी भी अमेरिका के आगे कभी झुका नहीं। निरंतर तरक्की के बार बार चल रहे प्रयासों के बीच पीएम का मिलना यह दिखलाता है कि पीएम अमेरिका को भी एक कड़ा संदेश दे रहे हैं। इसी कहानी को हम बताने का मेरा मकसद था कि भारत अब बदल रहा है और बदला हुआ भारत बदला भी लेना जानता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।